हेलो दोस्तों, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में पढ़ने वाले हैं खानों वाली खरीद बही के बारे में। इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि खरीद बही हमें कैसे बनाना होता है और सहायक बही की जो बेसिक जानकारियाँ होती हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उस क्लास का लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ आप आई कार्ड में भी देख सकते हैं, दोनों जगह आपको वो जानकारी मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जब माल के अनुसार हो, तब हमें क्या करना होता है। तो मैं सिंपल सा तुम्हें पहले फॉर्मेट लिख के दिखाता हूँ। देखो, हमारा जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या होता है, तारीख होता है, लिखना होता है, ठीक है। ये किसका फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं, खरीद बही का। किसका फॉर्मेट है ये, खरीद बही का। तो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं विवरण। या यूं कहो कि हमने खरीदा है, तो हमने खरीदा किससे होगा, व्यापारी से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्यापारी का नाम। क्या लिखते हैं, व्यापारी का नाम। उसके बाद दूसरी चीज, ये इतना क्लियर हुआ। पहले तारीख लिखते हैं, फिर व्यापारी का नाम या विवरण। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं आवक बिल नंबर। क्या लिखते हैं, आवक बिल नंबर। क्योंकि माल हम खरीदेंगे तो माल आता है, इसी वजह से जो बिल भी होगा वो हमारे पास आएगा। तो क्या हो जाएगा, आवक बिल नंबर। उसके बाद अगला जो होता है वो होता है खाता पृष्ठ। ठीक है, क्या होता है, खाता पृष्ठ। और उसके बाद की रकम, उसके बाद का जो कॉलम होता है वो होता है रकम। ये है हमारा सिंपल वाला, ठीक है। एकदम ही साधारण खरीद बही जब हमें बनाना होता है, तब ये है उसका तुम्हारा नमूना। अब इसमें देखो, याद क्या रखना है कि बाकी सब तो सेम ही रहने वाले, तारीख भी रहने वाला है, व्यापारी का नाम भी रहने वाला है, आवक बिल नंबर भी रहने वाला है, खाता पृष्ठ भी रहने वाला है। सिर्फ एक चीज बदलेगा, वो है रकम। अब रकम में देखो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा करके समझाता हूँ कि ये जो रकम है ये कई भाग में बट जाता है। जैसे कि मान लो, अगर मान लो कि तुम फर्नीचर का व्यवसाय करो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर मान लो तुम फर्नीचर का व्यवसाय कर रहे हो, तो फर्नीचर में एक तरह के तो फर्नीचर होते नहीं है, कई तरह के फर्नीचर होते हैं। जैसे कि मान लो तुम खरीदते हो कुर्सी, टेबल, अलमारी। ठीक है, फिलहाल यही तीन में एग्जांपल लेके चलता हूँ। क्या है, कुर्सी, टेबल और अलमारी। अगर मान लो कपड़ों का व्यवसाय करोगे तो किसका लोगे, छोटे बच्चों का, लेडीज का और जेंट्स का, इस तरह से। या कुर्ती, कुर्ता, ऐसा साड़ी, ऐसा कुछ खरीदोगे। तो कहने का मतलब यह है कि दो तीन माल हम माल का खरीद बिक्री करते हैं, ऐसा मान लेते हैं। मानिए दो तीन माल का व्यवसाय करते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन चीजें खरीदी। क्या क्या खरीदा हमने, तीन चीजें खरीदा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या खरीदा, हमने सबसे पहले खरीदा कुर्सी, फिर लिया टेबल, फिर क्या लिया, अलमारी। तो हमें क्या करना है, जो ये रकम वाली कॉलम बनेगी, इसमें हमें क्या करना है, तीन कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। ठीक है, सबसे पहला वाला जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा कुर्सी। सबसे पहला वाला कौन सा हो जाएगा, कुर्सी। दूसरा कौन सा हो जाएगा, टेबल। तीसरा कौन सा हो जाएगा, अलमारी। ठीक है, बात समझ में आया। इतना हमें ऐड कर देना है। उसके बाद एक कॉलम और ऐड करोगे जिसमें लिखोगे कुल रकम, क्योंकि इन सभी माल का टोटल भी तो लिखना जरूरी है, ताकि हमें पता चले कितने का माल हमने कहाँ से खरीदा है। तो बात समझ में आया। मतलब ये हुआ कि बाकी का जो नाम है वो तो हमें सेम ही रहना होता है, यानी सेम ही लिखना होता है। बस ये जो रकम वाला कॉलम होता है, रकम वाले को हम बाइफुर्केट कर देते हैं, मतलब और भी कई भागों में बांट देते हैं। जैसे मैंने कहा कुर्सी, टेबल, अलमारी, यानी ये जो तीन हो जाएगा, ये हो गया हमारा माल। ठीक है, क्योंकि हम फर्नीचर का व्यवसाय कर रहे थे, ये हमारा तीनों क्या हो जाएगा, माल हो जाएगा। और इन तीनों का जो यहाँ पे होगा टोटल, तो हो जाएगा कुल रकम। क्लियर हुआ इतना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब हम लोग, ये तो हमारा क्या था, फॉर्मेट था। ठीक है, ये हमारा क्या था, फॉर्मेट था, जिसको हम नमूना बोलते हैं। तो इसको अच्छे से एक बार समझ लो, इसको देख लो, लिख लो ऐसा हो तो। और हम अब सीधा क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि यानी उदाहरण नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यवहारों पर से श्रीजी फर्नीचर मार्ट की बही में खानों वाली खरीद बही तैयार कीजिए। श्रीजी फर्नीचर मार्ट टेबल, कुर्सी और अलमारी, यानी जो मैंने एग्जांपल लिया था बेसिकली वही है, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे किताबों में सवाल है वो यही होते हैं, टेबल कुर्सी अलमारी का। या तो कपड़ों में आ जाए, खादी का कपड़ा, ऊनी कपड़ा, ऐसा कुछ कपड़ा। ठीक है, बेसिकली दो ही तीन एग्जाम्पल घुमा फिरा के दिए होते हैं। तो बस हमें यही समझना है कि जितना माल होगा उतने अलग अलग कॉलम बनेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले टेबल है, फिर कुर्सी है, फिर अलमारी है। तो जो हमारा कॉलम बने, यानी जो हमारा ये नमूना बनेगा, वो देखो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने बनाया है कि सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे तारीख। क्या लिखोगे, सबसे पहले तारीख लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, व्यापारी का नाम। क्लियर है इतना, व्यापारी का नाम। उसके बाद हमारा यहाँ पे है आवक बिल नंबर, फिर खाता प्रेस नंबर। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे जैसा मैंने कहा था, रकम का एक मेन कॉलम बनेगा,
ठीक है। उस रकम में हम जितना माल खरीदते बेचते हैं, यानी जितने माल का व्यवहार करते हैं, उतना कॉलम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या है, टेबल है, कुर्सी है और क्या है, अलमारी है। ठीक है, तो हम तीन चीजें लिख देंगे। क्या लिख देंगे, टेबल, कुर्सी और अलमारी, इस तरह से तीन चीजें लिख देंगे। और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, कुल रकम। क्लियर है, इतना सभी को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सवाल में पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, श्री राम फर्नीचर मार्ट के पास से 10 नग टेबल 1000 प्रति नग, 15 नग कुर्सी 600 प्रति नग और 5 नग अलमारी 3000 प्रति नग के भाव से खरीदे। साख का समय 1 मास और बिल नंबर 99 है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो लिखा हुआ है साख का समय। तो साख का समय का मतलब ये होगा कि हमने माल क्या किया है, हमने माल को उधार में खरीदा। ठीक है, हमने क्या किया, माल को उधार में खरीदा है। तो जब उधार में खरीदा तो हमें एंट्री करनी है। अब एंट्री कैसे करनी है वो समझो। यहाँ पे 10 नग टेबल है और एक टेबल की कीमत कितनी है, 1000 रुपए है। यानी यहाँ पे अगर मैं टी लिख देता हूँ, टेबल, ठीक है, टी यानी टेबल। ओके, अब टेबल में देखो कैसा है कि 10 नग है और 1000 के भाव से, तो 10 गुणे 1000 कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपए। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले पहली एंट्री कर देते हैं यानी टेबल में। तो जब यहाँ पे देखो कॉलम में तुमने देखा कि 2015 अप्रैल 1 और दुकान वाले का नाम यानी व्यापारी का नाम श्री राम फर्नीचर मार्ट खाता, क्या लिखा, श्री राम फर्नीचर मार्ट खाता, बिल नंबर 99 और टेबल में कितना लिख दिया हुआ है, 10,000 रुपए लिख दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या था, आगे हम लोगों ने 15 नग कुर्सी खरीदा। क्या खरीदा, 15 नग कुर्सी खरीदा 600 के भाव से। तो 15 गुणे 600, तो ये कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 यानी 9,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारी कुर्सी कितनी होगी, 9,000 रुपए। तो यहाँ पे देखो कुर्सी वाले कॉलम में कितना लिख दिया है, 9,000 रुपए लिख दिया। उसके बाद बात करते हैं अलमारी। तो अलमारी हम लोगों ने कितना खरीदा, 5 अलमारी लिया है और 3,000 के भाव से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 3,000, तो ये कितना हो जाएगा, 15,000 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अलमारी की कॉलम में जाएंगे तो वहां पे कितना लिखेंगे, 15,000 रुपए लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम होता है कुल रकम का, तो कुल रकम में क्या करना है, ये तीनों ही चीजें हमें क्या कर देनी है, प्लस कर देनी है। 10 9 19 5 24 10 34, यानी कि जो हमारा कुल रकम हो गया वो कितना हो गया, 34,000 हो गया। अब देखो इससे पता क्या चलता है कि हमने जो श्री राम फर्नीचर मार्ट है इसके पास से हमने तीन चीजें खरीदी और टोटल का कीमत कितना हो गया, 34,000 रुपए हो गया। मतलब इसके पास से हमने 34,000 रुपए का माल लिया, लेकिन वो माल कैसा, 3 भाग में है। बात समझ में आया, क्लियर है। उसके बाद चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नंबर 5। और नंबर 5 में देखो क्या लिखा है, श्री कृष्ण फर्नीचर मार्ट के पास से 10 नग टेबल 1200 प्रति नग और 12 नग अलमारी 2500 प्रति नग के भाव से 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, सवाल में ये लिखा है कि हमने 10 नग टेबल लिया है। ठीक है, कितने के भाव से, 1200 के भाव से। तो पहले 10 नग टेबल को 1200 के भाव से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 12,000। ये पहला काम हो गया हमारा, यानी कि हमने कितने का खरीदा, 12,000 में लिया। लेकिन आगे ही क्वेश्चन में लिखा है 10% व्यापारी बट्टा। क्या लिखा हुआ है, 10% व्यापारी बट्टा। तो जैसे ही क्वेश्चन में आ जाता है 10% व्यापारी बट्टा, तो हमारा काम होगा हम जितना भी चीज खरीदेंगे सभी में 10-10% घटा देंगे। तो 12,000 में हम 10% घटाएंगे तो कितना होगा, ये 12,000 का 10% 1200 होगा और घटाने पे कितना आ जाएगा, 10,800 रुपए आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये अलमारी हो गई, ठीक है, सॉरी सॉरी, हमारा ये जो टेबल हो गया वो कितने का हो गया, 10,800 का। अब हमें करना क्या है कि हमें चलना है टेबल वाले कॉलम में। तो टेबल वाले कॉलम में चलोगे और वहां पे कितना लिख दोगे, 10,800 रुपए। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है कुर्सी। अब देखो कुर्सी में आगे क्या लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं कि यहाँ पे सॉरी सॉरी, कुर्सी तो है नहीं, यहाँ पे अलमारी है। तो अलमारी वाले में देखो क्या लिखा है, 12 नग अलमारी हमने 2500 के भाव से खरीदा। क्या लिखा हुआ है कि हमने 12 नग अलमारी कितने के भाव से लिया है, 2500 के भाव से लिया है और 10% बट्टा है। तो सेम वही इसकी गणना मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने क्या लिया है, 12 नग गुणे 2500, क्या है, 12 नग गुणे 2500। इसका तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे तो 12 गुणे 2500, तो ये हो जाएगा 30,000 रुपए। कितना हो गया, 30,000 रुपए। अब बोला है 10% व्यापारी बट्टा, तो 10% माइनस कर दो, तो 30,000 में से 10% यानी 3,000 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 27,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने कितने का माल खरीदा है, 27,000 रुपए का। और क्या खरीदा, अलमारी। तो देखो कुर्सी वाले में डैश कर दिया है, क्यों कुर्सी वाले में डैश कर दिया, क्योंकि हमने इस सवाल में कुर्सी नहीं खरीदा है, लेकिन हम लोगों ने अलमारी खरीदा है। और अलमारी कितने का खरीदा है हमने, 27,000 रुपए का। क्लियर है। उसके बाद ये और ये, यानी कि इन दोनों को हम टोटल कर देंगे, तो 10,800 प्लस 27,000 टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, 37,800। क्लियर है इतना। उसके बाद अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यानी तारीख 10 का। श्री शिवम साइकिल स्टोर्स में से 3500 की एक साइकिल खरीदी। अब देखो
अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हमने साइकिल खरीदी। सवाल में ये देखो कि हमारा व्यवसाय किस चीज का है, तो हमारा व्यवसाय जो है वो है फर्नीचर्स का। किसका व्यवसाय है? फर्नीचर्स का व्यवसाय है। तो अगर हमारा फर्नीचर्स का व्यवसाय है, तो अगर हम साइकिल खरीदते हैं तो क्या वो हमारे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं। हम फर्नीचर का व्यवसाय करें और साइकिल खरीदे, इसका मतलब क्या? वो हमारे व्यवसाय से जुड़ा नहीं है। तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? संपत्ति बन जाएगा। और हम संपत्ति का जो खरीदी करते हैं, उसका एंट्री कहाँ करते हैं? उसके लिए हमने एक अलग से बही बनाएंगे जिसका नाम होगा मुख्य रोजनामचा बही। क्या नाम होगा? मुख्य रोज नामचा बही, उसमें जाएगा। क्लियर है इतना? हम माल का ही जो एंट्री है वो यहाँ करते हैं, बाकी संपत्ति का एंट्री कहाँ करते हैं? मुख्य रोज नामचा में। फिर अगला लिखा, ऊपर से उधार खरीदी ना इस वजह से, ठीक है। अगर रोकड़ खरीदी होता तो चला जाता रोकड़ बही में। ओके, फिर अगला है 20 तारीख का। 20 तारीख का लिखा हुआ है, श्री रहीम फर्नीचर स्टोर्स में से, क्या लिखा है? श्री रहीम फर्नीचर स्टोर्स में से 10,000 की कुर्सी 10% व्यापारी बट्टा से खरीदी और 5% रोकड़ बट्टा से तुरंत ही रकम चुका दिया। तो इसमें एक पॉइंट ये लिख दिया कि रकम तुरंत ही चुका दिया। तो जैसे ही रकम तुरंत चुका दिया, इसका मतलब रोकड़ में व्यवहार हो गया। और जब रोकड़ में हो गया तो उसकी एंट्री कहाँ जाएगी? रोकड़ बही में जाएगी। देखो, जब तुम एग्जाम में सवाल सॉल्व करोगे, ठीक है, हालांकि अभी चलो एग्जाम 11वीं वाले की कैंसिल हो गई है, लेकिन ये नहीं है कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे, समझोगे नहीं। ये सारी चीजों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपके हो सकता है भविष्य में काम आए, और आएगी ही आएगी। अकाउंट, ये सारे सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आप कॉमर्स से जुड़े हुए तो आपको एक काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद ये रखना है कि अगर हम उधार खरीदते तो जाता ये हमारा खरीद बही में, लेकिन हमने ये रोकड़ खरीद, इसलिए कहाँ चला जाएगा? रोकड़ बही में। और ये लिखना जरूरी है, नीचे नोट बना के लिखना जरूरी है कि तारीख 20 का व्यवहार ये हमारा रोकड़ व्यवहार होने से कहाँ जाएगा? रोकड़ बही में जाएगा। उसके बाद तारीख 25 की, तो तारीख 25 में क्या लिखा है? श्री अम्बे फर्नीचर ट्रेडिंग कंपनी को 20 नग टेबल प्रति नग 900 के भाव से 5 नग कुर्सी रुपए 700 के भाव से भेजने के लिए आदेश दिया। क्या लिखा हुआ है कि श्री अम्बे फर्नीचर ट्रेडिंग कंपनी को 20 नग टेबल, ठीक है, 900 के भाव से। तो 20 नग टेबल 900 के भाव से, मतलब ये हुआ कि 20 नग टेबल 900 के भाव से, यानी हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, ये 18,000 का। अब उसके आगे लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा है कि 5 नग कुर्सी 700 के भाव से भेजने के लिए आदेश दिया। क्या बोला है? 5 नग कुर्सी 700 के भाव से। तो ये कितना हो जाएगा? 7 पचे 35 हो जाएगा। क्लियर है? 5 नग कुर्सी 700 के भाव से, यानी 3500 हो जाएगा। लेकिन अगर आगे क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो आगे लिखा हुआ है भेजने के लिए आदेश दिया। तो आदेश दिया का मतलब ये है कि भले ये हमारा कुर्सी और मेज वाला ही है और हमारे काम का है, लेकिन ये आदेश होने की वजह से गैर आर्थिक हो गया, तो हमें इसकी एंट्री नहीं करनी है। क्लियर है? तो हमें ये क्वेश्चन जहां में हमें कहीं ऐसा दिख जाए कि आदेश है, ये ऐसा है, कुछ है, तो समझ जाना उसकी एंट्री नहीं करनी। तो ये जो कैलकुलेशन है वो भी हमारा क्या हो गया? कोई काम का नहीं, इसको हटा देता हूं मैं। उसके बाद अगला लिखा है, महेश भाई के पास से बिल नंबर 500 के अनुसार, ठीक है, हमने महेश भाई से कुछ खरीदा है, बिल नंबर 500 है, उसमें लिखा हुआ है 5 नग टेबल प्रति नग 1200 के भाव से। ठीक है, क्या है? 5 नग टेबल प्रति नग 1200 के भाव से, 20 नग कुर्सी प्रति नग 600 के भाव से, 8 नग अलमारी 2500 के भाव से, 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा। तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल की। तो टेबल हमने कितना खरीदा? 5 नग। कितने के भाव से हमने खरीदा? 500 1200 के भाव से। तो 12 गुणे 5 करोगे कितना होगा? 12 25 60, यानी 6,000 रुपए होगा। लेकिन 10% व्यापारी बट्टा है, तो माइनस 10% करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 600। 6,000 में से 600 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? ये 5,400। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। ये हमने क्या खरीदा है? टेबल। तो टेबल की एंट्री हम लोग कर लेते हैं 5,400। तो यहाँ पे देखो टेबल की एंट्री किया हुआ है 5,400। उसके बाद अगला, अगला लिखा है 20 नग कुर्सी 600 के भाव से। क्या है? 20 नग कुर्सी 600 के भाव से। तो 6 दूनी 12,000 हो जाएगा ये। फिर 10% व्यापारी बट्टा, तो 12,000 में से 10% घटाओगे तो ये आ जाएगा 10,800 रुपए। ठीक है, कितना आ जाएगा? 10,800 रुपए। और ये क्या है हमारा? ये है हमारा कुर्सी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं के लिख देता हूँ ताकि तुम्हें पता रहे, के मतलब कुर्सी। तो हमारा कुर्सी कितने का हो गया? 10,800 का। क्लियर है इतना? उसके बाद बात करते हैं अलमारी की। तो अलमारी में क्या लिखा हुआ है? 8 नग अलमारी 2500 के भाव से। क्या बोला है? 8 नग अलमारी 2500 के भाव से। तो 8 गुणे 2500 करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? 8 गुणे 2500, तो ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200, यानी कि 20,000 रुपए हो जाएगा। तो अब ये 20,000 रुपए हो गया। अब 20,000 में से 10% यानी कि 2,000 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 18,000 रुपए आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कितने का माल खरीदा है? 18,000 रुपए का। तो देखो यहाँ पे 18,000 रुपए की एंट्री हो गई। क्लियर है इतना? तो अभी ये हमारा सवाल फिनिश हो गया।
फिर इन तीनों का हम क्या करते हैं, टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 34,200 रुपए। तो इस तरह से तुम्हें कोई भी सवाल करना होता है, जब तुम्हें माल वाला आएगा तो हमें अलग अलग एंट्री करके दिखानी पड़ी, कैलकुलेशन भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन से पता चलेगा सामने वाले को कि तुमने कैसे किया है। बात समझ में आया? अगर नहीं दिखाना चाहो तो भी पूरा नहीं दिखा, लेकिन जहां बट्टा वाला आता है वहां जरूर दिखा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब दूसरी चीज, उसके बाद हमें क्या करना होता है, तो उसके बाद हमें ये करना होता है कि हमें सभी का टोटल करना होता है। तो सभी का टोटल का मतलब ये हुआ, सबसे पहले हम टेबल का टोटल करते हैं, तो टेबल का टोटल आएगा 26,200 रुपए, ठीक है। इन तीनों का टोटल करोगे तो कितना आएगा, 26,200। फिर कुर्सी का टोटल करो तो 19,800 रुपए। फिर अलमारी का टोटल करो तो 15, 27 और 18, ये कितना हो जाएगा आपका, 60,000 रुपए। फिर हम क्या करते हैं, कुल रकम का टोटल करते हैं, ये कितना आएगा, 1,60,000 रुपए। अब एक काम ये करना है कि इस सब का टोटल कितना आया, 1,60,000 है, तो इन सब का भी टोटल 1,60,000 ही होना चाहिए। और ये कंफर्म करने के लिए एक बार टोटल कर दो, सॉरी 1,06,000 नोट 1,60,000, ठीक है, बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया 1,06,000। तो इन सभी का भी टोटल करके चेक कर लो क्या 1,06,000 आता है या नहीं। तो 800 इसमें जुड़ जाएगा, 27,000 हो जाएगा, 27 9 36 हो जाएगा, 36 10 46 तो हो जाएगा 60,000 प्लस 46,000 हो गया 1,06,000। समझ में आया? मतलब इधर से टोटल, यानी मैं वापस इसमें कोई और कलर ले लेता हूं ताकि तुमको दिखाई दे, यानी इसका टोटल, ठीक है, ये इसका टोटल और ये इन सब का टोटल यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा गंदा हो गया तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। तो ये हमारा सेम होना चाहिए। बात समझ में आया? क्लियर है? तो ये था हमारा खानों वाली। उसके बाद हमारा जो अगला है माल और खर्च के खानों वाली, ये हमें वैसे भी एग्जाम में से हटा दिया गया था, लेकिन अब तो देखो तुम एग्जाम देनी है नहीं, तुम्हें प्रमोशन मिल गया है, इसलिए मैं समझा देता हूँ, बस बेसिक समझ लो, क्वेश्चंस तुम एक बार खुद कर लेना। बेसिक इसका क्या कहता है, बेसिक इसका ये कहता है कि हम देखो यहाँ पे जो ये जीएसटी वाला है ना, यानी कि ये जो आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक है, इसको हिंदी में आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक बोलते हैं। तो ये जो है इसमें दो तरह का होता है, एक होता है अंतर राज्य, क्या होता है, एक होता है अंतर राज्य और एक दूसरा होता है अंतर राज्य। ध्यान से समझना, एक होता है अंतर राज्य और एक होता है अंतर राज्य, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हम बात करते हैं सबसे पहले अंतर राज्य की, फिर बात करते हैं अंतर राज्य की। क्लियर है इतना? इन दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है। देखो यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो अंतर राज्य होता है, ठीक है, और एक होता है अंतर राज्य। तो अंतर राज्य जो होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे, पहले किसकी बता रहा हूं मैं, अंतर राज्य का बता रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट। थोड़ा ध्यान से समझना, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको लैंग्वेज आप पकड़ पाओ। ये क्या होता है, इंटर स्टेट, ओके, और ये होता है इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट। अब थोड़ा ध्यान से समझना, हम जब बात करते हैं अंतर राज्य की, तो ये बोलता है एक ही राज्य के अंदर, यहां पे मैं लिख देता हूं, एक ही राज्य के अंदर। किसकी बात कर रहा हूं मैं, अंतर राज्य, अंतर देखो लिखा ना, अंतर मतलब अंतर राज्य, एक ही राज्य के अंदर। और जब अंतर राज्य की बात करता हूं तो ये होता है दो राज्यों के बीच में, किसके, दो, यहां पे मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, ढंग से लिखता हूं, दो राज्यों के बीच, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है कि जब हम अंतर राज्य की बात करते हैं तो वो होगा एक ही राज्य के बीच में, या एक ही राज्य के बीच में आता है तो उसको हम क्या मानते हैं, अंतर राज्य मानते हैं। और जब दो राज्यों के बीच में आता है तो उसको हम क्या मानते हैं कि अंतर राज्य। क्लियर हुआ इतना? बात समझ में आया? अब इसको थोड़ा ध्यान से समझो। अब इसमें आगे क्या समझना है कि जब अंतर राज्य और अंतर राज्य होता है तो उसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पे करके लिख देता हूँ, ये तो समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे मैं वापस लिखता हूँ, ये है अंतर राज्य और ये है अंतर राज्य, ठीक है। अंतर राज्य का मतलब क्या हमने पढ़ा, एक ही राज्य के अंदर, तो एक ही राज्य के अंदर। तो मैं तुम्हें एग्जांपल भी लिख देता हूं, जैसे मान लो हम सूरत से अगर कोई सामान अहमदाबाद भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा अंतर राज्य। और वही मान लो अगर हम सूरत से कोई सामान भोपाल भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा अंतर राज्य। तो ये एग्जाम्पल याद रख लो, एक ही राज्य के अंदर और ये दो राज्यों के बीच, ठीक है, एक ही राज्य के अंदर और दो राज्यों के बीच। जब हम बात करते हैं एक ही राज्य के अंदर तो इसके अंदर जो हमारा टैक्स लगता है, ठीक है, जिसको हमने जीएसटी सुना होगा, तो जो हमारा जीएसटी लगता है उसको दो भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं, उसको दो भागों में बांटते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो कि ये दो भागों में हम लिखते कैसे हैं। तो इसमें समझना ये है कि जब भी हमारा अंतर राज्य वाला होगा तो मैंने क्या कहा, जो भी हमारा टैक्स लगता है
जैसे कि मैं मान लेता हूं कि मैंने 10,000 का सामान खरीदा। कितने का सामान खरीदा मैंने? 10,000 का सामान खरीदा और इस सामान पर 12% टैक्स लगा। कितना परसेंट टैक्स लगा? 12%। तो 12% का मतलब हो गया 1200 रुपए। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1200 रुपए। अब ये जो 1200 रुपए है ना, ये दो भागों में बंट जाता है। एक हो जाता है हमारा आवक पूर्ति, एक को हम लिखते हैं आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक। क्या लिखते हैं? आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक। और एक को हम नाम देते हैं आवक पूर्ति राज्य वसेक। अब थोड़ा इसको ध्यान समझो, अगर ये बेसिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो तुम कर ही लोगे, क्योंकि तुम्हें फॉर्मेट पता चल चुका है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक और आवक पूर्ति राज्य वसेक। केंद्रीय का मतलब होता है सेंट्रल, तो इसको हम CGST भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ये तुम्हारे लिए। इसको हम CGST भी बोलते हैं और इसको हम SGST भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? SGST। याद रखना कि जब हम माल खरीदते हैं, क्या मैंने कहा कि जब हम माल खरीदते हैं तब हमें क्या लगता है? आवक पूर्ति वसेक लगता है। तो याद रखना, ठीक है, आवक पूर्ति वसेक कब लगेगा? जब हम माल खरीदते हैं। और अगर यही मान हम लोग मान लो अंतर राज्य का है, यानी दो राज्यों के बीच का है, जैसे मैंने कहा सूरत से भोपाल, तो सूरत से भोपाल का मतलब गुजरात और मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, दो अलग अलग राज्य हो गए। तो जब दो अलग अलग राज्य होगा तो इसमें जो हमारा टैक्स लगता है, जैसे मैंने कहा इसमें 10,000 का 12% लगा, 1200 रुपए, तो 1200 रुपए वहां पे हुआ, तो 600 रुपए चला जाएगा हमारा केंद्र के पास, यानी केंद्र वाले कॉलम में लिखना है, और 600 चला जाएगा हमारे राज्य वाले कॉलम में। लेकिन अगर यही मान लो कि हम सूरत से भोपाल बेचते हैं और मान लो सामान है 10,000 रुपए का और जो टैक्स लगा है वो 10% लगा, ऐसा मान लो 10%। ठीक है, नहीं तो चलो इसको भी 12% ही मानते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कितना परसेंट टैक्स लगा है? 12%। तो 10,000 का 12% का मतलब 1200 रुपए हो गया। तो ये 1200 का 1200 रुपए, ठीक है, ये 1200 का पूरा 1200 रुपए कहाँ चला जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा IGST, यानी कि ये पूरा का पूरा चला जाता है हमारा केंद्र सरकार के पास। किसके पास चला जाता है? केंद्र सरकार। लेकिन इसको हम लिखते क्या है? तो इसका जो नाम है वो है आवक पूर्ति संकलित वसेक। क्या नाम है? आवक पूर्ति संकलित वसेक। क्या नाम है? आवक पूर्ति संकलित वसेक। ये थोड़ा याद रखना। देखो संकलित क्यों है? क्योंकि ये जो आई है ना, इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं, मतलब मिक्स है। समझ में आया? तो ये है तुम्हारा GST, यानी कि जो ये आवक पूर्ति वसेक है तुम्हारा, इसका जो है ये बेसिक है। बेसिक तुम्हें याद क्या रखना है, इसमें समझना क्या है कि अगर हम दो राज्यों के बीच में, यहाँ मैं वापस रिवीजन करवा देता हूँ फटाफट में, कि अगर हमने एक ही राज्य के बीच में खरीदा है, ठीक है, एक ही राज्य के बीच में है और दो राज्यों के बीच में है, तो एक ही राज्य का मतलब जैसे सूरत और अहमदाबाद, तो सूरत और अहमदाबाद है, तो जो भी हमारा टैक्स होगा उसको हम दो भागों में बांटेंगे। एक का नाम होगा आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक और एक का नाम होगा आवक पूर्ति राज्य वसेक। तो जैसे 1200 रुपए, तो 1200 को दो भागों में कर दिया, यानी 600 रुपए और 600 रुपए। ठीक है, यानी ऐसे कह सकते हो कि ये 1200 का डायरेक्टली 12% ना निकाल के ये लोग क्या करेंगे? 10,000 का, ठीक है, क्या करेंगे? 10,000 का 6% इधर लिखेंगे और 6% क्या लिखेंगे? इस साइड लिखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी याद रख सकते हो। क्लियर है? उसके बाद दूसरा बात करते हैं। दूसरा मैंने कौन सा बोला कि ये अंतरराज्य वाले, जैसे सूरत से भोपाल में, तो सूरत से भोपाल का है तो वो हमें क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10,000 का 12% है, तो 10,000 का 12% 1200 रुपए हुआ, तो पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? आवक पूर्ति संकलित वसेक हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो कहाँ चला जाएगा? IGST यानी केंद्र सरकार के पास। और हेडिंग इसका कौन सा, कॉलम कौन सा होगा? आवक पूर्ति संकलित वसेक। क्लियर है? तो ये था हमारा GST का बेसिक। अब एक क्वेश्चन है, मैं इसको आपको थोड़ा फटाफट समझा देता हूँ ताकि जो डाउट रहे वो क्लियर हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन में देखो यहाँ क्या लिखा है? अहमदाबाद के भावे स्टोर्स की जो कपड़े के व्यापारी हैं उनकी बही में खर्च के लेखा सहित की खरीद बही तैयार कीजिए। वे वसेक, देखो क्या क्या है? वसेक मतलब हमारा GST की बात करें, रेलवे नूर, मजदूरी जैसे खर्चों को लिखने के लिए अलग अलग खाने रखते हैं। कुल 12% वसेक क्या था? 12% का मतलब ये हो जाएगा कि ये 12% हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। दर के आधार पर खरीद बही तैयार कीजिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम कॉलम समझ लेते हैं। तो जो कॉलम होगा हमारा क्या होगा? कॉलम हमने पढ़ा ही है कि कैसे बनाया जाता है, फिर भी यहाँ पे हमें देखना जरूरी है। तो कॉलम में हम क्या याद रखेंगे? सबसे पहले तारीख, तारीख तो हमारा सेम होता है। फिर क्या होता है? हमारा व्यापारी का नाम, जो भी सेम होता है। फिर होता है आवक बिल नंबर, वो सेम होता है। खाता पृष्ठ, वो भी सेम होता है। मेन है, अब बात करते हैं रकम की। तो जब हम बात करेंगे रकम की ना, तो ये थोड़ा सा डिवाइडेड हो गया। तो रकम का कैसे याद रखोगे? रकम का सबसे पहले हमें याद रखना है कि माल की शुद्ध रकम आएगी।
क्या आएगी, माल की शुद्ध रकम, यानी कि जिस चीज का तुम व्यवसाय कर रहे हो पहले उसकी रकम लिखोगे, इसीलिए लिखा हुआ है माल की शुद्ध रकम। फिर क्या लिखोगे, रेलवे नूर, क्या लिखोगे, रेलवे नूर, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये रेलवे नूर मजदूरी का भी व्यवसाय करता है। और वसेक का, वसेक का मेन क्या है कि अलग दिखा दे, क्योंकि वसेक का थोड़ा ज्यादा बनता है। उसके बाद मजदूरी और वसेक के लिए दो चीजें याद रखना है। क्या याद रखना है, एक लिखोगे अंतर राज्य पूर्ति और एक लिखोगे अंतर राज्य पूर्ति। अंतर राज्य में मैंने कहा था दो पार्ट होगा, एक होगा केंद्रीय का और एक होगा राज्य का, और अंतर राज्य में एक ही होगा, वो होगा सीधा संकलित का। फिर इन सभी का टोटल, क्या, इन सभी का टोटल करने के लिए एक अलग से कॉलम होगा जिसका नाम होगा हमारा कुल रकम। क्या नाम होगा, कुल रकम। तो इसको मैं रेड कर देता हूं, ये हमारा हो गया कुल रकम। बात समझ में आया, ये है हमारा फॉर्मेट। एक क्वेश्चन है छोटा सा, मैं समझा देता हूं, बाकी कैलकुलेशन जो है हम आगे क्वेश्चन और करेंगे तो वहां पे समझा दूंगा। ये जो कैलकुलेशन किया इसको भी अगर आप देखना चाहो तो देख लेना, मैं डायरेक्टली वहीं पे समझा देता हूं। देखो कैसे है, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राजकोट के विपुल स्टोर्स के पास से 10,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, मजदूरी के 500, रेलवे नूर के 400, उनके बिल में 239 में दर्शाए हैं। तो यहाँ पे सवाल में लिखा है कि 10,000 का हमने क्या खरीदा है, माल खरीदा। कितने का माल खरीदा है, 10,000 का, और 10% व्यापारी बट्टा है। ध्यान से समझो, ये सवाल जो है वो हमारा कहाँ का है, अहमदाबाद का है। कहाँ का है, अहमदाबाद। अहमदाबाद का मतलब ये हो गया कि सवाल जो है वो हमारा कहाँ का है, गुजरात का। और हमने खरीदा कहां से, राजकोट से, यानी राजकोट भी कहां आता है, गुजरात में आता है। तो ये हो गया हमारा अंतर राज्य। ठीक है, तो 10,000 का हमने माल खरीदा 10% व्यापारी बट्टा से। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि 10,000 का हमने माल खरीदा है, उस पर 10% व्यापारी बट्टा यानी कि 1,000 रुपए, तो बचा कितना, ये 9,000 रुपए। क्लियर है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा है मजदूरी के 500, तो मजदूरी के 500, तो 500 रुपए इसमें मजदूरी के जोड़ दो, तो ये हो गया 9,500 रुपए। फिर आगे लिखा है 400 रेलवे नूर की, तो रेलवे नूर का भी 400 जोड़ दो, तो ये हो गया 9,900 रुपए। बात समझ में आया, 9,900 रुपए, ये हो गया हमारा टोटल खरीदी। अब इस पे क्या करना है, अब हमें देखो ये अंतर राज्य में मतलब 2 टैक्स लगेगा, तो अंतर राज्य में 2 टैक्स का तो मैं यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करके दिखाया है, तो मैं यही आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 9,900 रुपए का बिल बना, दो 9,900 का बना, तो मैंने कहा था कि इस पे टैक्स कितना निकालना है, 12%। लेकिन ये 12% क्या होगा, 2 भागों में बटेगा, एक जाएगा केंद्र के पास और एक जाएगा राज्य के पास। तो केंद्र वाले का 6%, राज्य वाले का 6%। ठीक है, तो 594 रुपए इसका और 594 रुपए इसका। अब चलो क्वेश्चन में ऊपर पूरा लिख दो। तो यहाँ पे जैसे देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, पूरा ऐसे ही कॉपी पेस्ट करोगे। पहले माल की रकम है 400 रुपए, उसके बाद हमारा रेलवे नूर है 400 रुपए, मजदूरी है 500 रुपए, वसेक दोनों का लिखोगे और यहाँ पे डैश और बाद में तीनों का, मतलब इन सभी का टोटल। बात समझ में आया, क्लियर है इतना, ओके। अब अगला है, भावनगर के पास से 15,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से खरीदा। क्या लिखा है, भावनगर के पास से 15,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से खरीदा, मजदूरी के 300, रेलवे नूर के 400 के साथ रकम रोकड़ तुरंत से चुका दी। देखो रकम रोकड़ से तुरंत चुका दी, अगर रोकड़ में चुका दिया तब तो बात खत्म ही हो गई, हमको तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि रोकड़ का मतलब कहाँ जाएगा, ये रोकड़ बही में जाएगा। रोकड़ का मतलब कहाँ जाएगा, ये रोकड़ बही में, ये याद रखना है। क्लियर है। अब अगला बढ़ते हैं। अगला लिखा है 20,000 का माल मुंबई यानी कि महाराष्ट्र। देखो हम कहाँ हैं, हम हैं गुजरात में। ठीक है, हम कहाँ हैं, गुजरात में। सामान कहाँ से ले रहे हैं, महाराष्ट्र से ले रहे हैं। तो ये देखो 2 राज्य हो गया कि नहीं, तो जैसे ही 2 राज्य हो गया यानी टैक्स हमें एक ही जगह जाएगा और वो जाएगा सीधा केंद्रीय के पास, यानी कि संकलित वसूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 20,000 का माल है, 10% व्यापारी बट्टा है, सेम कैलकुलेशन। तो 20,000 में से 10% घटा दो तो पहले बचेगा कितना, 18,000 रुपए का। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है, यहाँ पे जैसे मैंने गणना दिखाया, तुम चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो। फिर उसके बाद आगे है मजदूरी है 250, रेलवे नूर के है 350। तो यहाँ पे चाहो तो लिख दो, पहले 18,000 है, 350 है और ये 250 रुपए है। उसके बाद यहाँ पे तुम कैलकुलेशन करके देखो, टोटल दिखाया है, तो टोटल कितना हो गया तीनों का, 18,600 रुपए। यानी कि जो हमारा टोटल बिल बनता है, ठीक है, हमारा जो टोटल बिल बना वो कितने का बना, 18,000 का माल है, 350 रेलवे नूर है, 250 मजदूरी है, यानी टोटल माल का जो बिल बना वो कितना बना, 18,600। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या, अंतर राज्य है। क्यों, क्योंकि ये जा रहा है गुजरात से महाराष्ट्र। तो जब गुजरात से महाराष्ट्र जा रहा है तो हमें टैक्स जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, एक ही जगह जाएगा, यानी संकलित हो जाएगा। तो सीधा 12%, तो 18,600 का सीधा 12% निकालोगे तो आएगा 2,232 यानी 2,232 रुपए।
क्लियर है इतना? तो यहाँ पे देखो 2232 रुपए लिख दिया है और इन सभी का टोटल 20,832 रुपए। इसी के साथ हमारा है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। तो 12,000 का यंत्र एक मास की साख पर जामनगर के मुकुंद के पास से खरीदा। यंत्र लाने की मजदूरी 1,000 जो रोकड़ में चुकाई दी। और पोरबंदर के पूनम के पास से 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा। अच्छा ये रकम रोकड़ चुका दी इसलिए मैंने इसको नहीं लिखना है। फिर अगला है पोरबंदर पूनम के पास से 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा 5% रोकड़ बट्टा। बिल नंबर 193 मिला जिसमें रेलवे नोट 200 दर्शाए हैं। देखो यहाँ पे भले रोकड़ बट्टा दिया लेकिन रोकड़ चुकाने की कहीं बात नहीं की गई है। तो जब रोकड़ चुकाने की कहीं बात नहीं की गई तो हम क्या मानेंगे, इसको रोकड़ व्यवहार मानेंगे। ठीक है, अब इसका एंट्री तुम खुद कर लोगे, जैसा मैंने बताया था वैसे ही कैलकुलेशन करके करना है। और ये हमने कहाँ खरीदा, पोरबंदर। और पोरबंदर भी कहाँ आता है, गुजरात में आता है। हम भी गुजरात के, सामान भी गुजरात का, तो हम क्या मान लेंगे, दो जगह, एक जाएगा हमारा केंद्र के पास और एक जाएगा हमारा राज्य के पास। ठीक है, क्लियर है इतना? तो याद रखना जीएसटी वाला कैलकुलेशन कैसे करना होता है। और इसका और प्रैक्टिस करने के लिए तुम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लेना इसके सेम टू सेम जो खरीद बही का बनाना है। ठीक है, और अगर सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो थोड़ा सा ये करना है, सपोर्ट करना है। क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करोगे। उनको कहोगे भाई कि 11वीं का पढ़ ले बेसिक, क्योंकि 12वीं में ये सारी चीजें कोई पढ़ाएगा नहीं और वहां में डायरेक्टली पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करें और अगर ये सारी चीजें करते हो तो आपका बहुत ही एक अच्छा मेरे लिए सपोर्ट होगा। और इसी तरह से हमेशा सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। सबसे बड़ी बात है भाई खुश रहो। ठीक है, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।